यस। कॉलेज कब से खुलेंगे, कोई आइडिया है? किसका? कॉलेज। बेटा एक कॉलेज तो है नहीं, यूनिवर्सिटी कब से खुलेगी इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। और उसके बारे में देखो, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आती है ना ऊपर से रजिस्ट्रार के यहाँ से, वो सीधे एचओडी सर को मिलती है, तो वही इसके बारे में पूरी ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको दे पाएंगे, है ना। कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा, क्योंकि इस सबसे पहले सूचना सर को ही प्राप्त होती है। तो अगर आप सर से पूछेंगे तो आपको ऑथेंटिक और विश्वसनीय जानकारी आपको मिलेगी। कल बात चलिए। हुई थी सर से, बोले 15 को खुलेगा अक्टूबर में, इस हिसाब से हाँ, पूछा। तो जैसा है बेटा वही बताएंगे, उसके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते है ना। हम तो खुद चाहेंगे खुल जाए और चीज़ें हों। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं सभी को? यस सर, दिख रहा है। चलिए चलिए। अब इसके बाद कोई भी आएगा तो हम उसे ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने। चलिए, आज का जो विषय है, पहले तो हम थोड़ा सा पास्ट को डिस्कस करेंगे। पास्ट मतलब जो हमने डिफरेंशिएशन पिछले टर्म पे पढ़ा, उससे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और फिर आज के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो आइए देखिए क्या क्वेश्चन कहता है जी। जैसे एक क्वेश्चन हमने ले लिया, थोड़ा सा एक रिवीजन ही टाइप का है। एक क्वेश्चन हमने लिया जिसमें लिखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 1, और इसमें भी हमें क्या पता करना है? डिफ्रेंशिएशन। फाइंड द डिफ्रेंशिएशन। तो अगर इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप देख पा रहे होंगे ये तो क्वेश्चन सर बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें रूट एक्स दिया है, रूट वाई और 1। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने पहले आपको बता रखा है। जब कभी भी रूट एक्स आए तो रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन को हम क्या लिख देते हैं? 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ भी हम डायरेक्ट यही लिख देंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। लेकिन रूट वाई को क्या लिखेंगे बच्चों? तो रूट वाई को हम रूट एक्स मान के ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन हमने आपको बताया, अगर कभी आप डिपेंडेंट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इनटू में आप डी वाई डी एक्स लिखिए। देखिए, ये हमने आपको शुरुआत में एक इक्वेशन बताई थी जिसमें ये क्या फंक्शन है, ये कहलाता है आपका इंडिपेंडेंट IDV, और ये कहलाता है DV, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का जब भी कभी डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो उसके साथ डी वाई डी एक्स लिख देते हैं। और 1 का आप जानते हैं क्या होगा? 0। तो सिंपली ये 2 कैंसिल हो गया। आप में से कई बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आती होंगी, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बिल्कुल नहीं आता होगा। तो हम थोड़ा सा बैलेंस बना के चलेंगे कि सभी बच्चे इसको सीख सकें। तो ये हमने लिख दिया 1/रूट एक्स, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट वाई। फिर उसके बाद आप जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और क्या लिखेंगे? रूट वाई बाई रूट एक्स और माइनस में, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट वाई बाई एक्स। ये इसका सिंपल आंसर। अगर कभी क्वेश्चन में मान लेते हैं कभी पूछ लिया जाए कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए, तो आप इसी काम को 2 बार कर देंगे। मतलब जो एक बार आपने डिफ्रेंशिएट किया उसी को आप 2 टाइम्स करेंगे। तो उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि हम उसमें सोचें कि ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। 2 बार डिफ्रेंशिएशन का मतलब वही है, जैसा आपने पहले किया वही आपको बाद में करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू लिखा है यहाँ पर अंडर रूट 3x² माइनस 7। अब ये देखिए चेन रूल से सॉल्व होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका वो सॉल्व होगा चेन रूल से। कैसे? क्योंकि देखिए डायरेक्ट आप इसमें फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। ये तब अप्लाई कर सकते थे जब यहाँ केवल ये लिखा होता। अगर ये लिखा होता तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर देते, लेकिन ये तो लिखा नहीं है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? रूट। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए हम इस पूरे अंदर वाले फंक्शन को हम मान लेंगे टी। क्या इसको अज्यूम करेंगे? टी लिखते नहीं हैं लेकिन दिखा देते, दिमाग में रखते हैं कि हमने इसको टी माना। तो यहाँ आ गया आपका रूट टी, और रूट टी का आप जानते हैं क्या होता है? 1/2 अंडर रूट टी इंटू जिसे टी मानेंगे उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का लगा दिया, और 1/2 लिखेंगे अंडर रूट 3x² माइनस 7, और इसका डिफ्रेंशिएशन आप बच्चों जानते हैं कितना हो जाएगा? 6x, और 7 का कितना होगा? 0। तो ये आ जाएगा 6x/2 अंडर रूट 3x² माइनस 7, और ये हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 3x² माइनस 7।
ये इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चंस की कोई सीमा नहीं है, जितने चाहे उतने क्वेश्चंस आप लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं, ये अनलिमिटेड है, दे आर अनलिमिटेड। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सर हमें आपसे एक कुछ पूछना है। हाँ, कब पहले पूछा था? सर अगर जिसमें हम लोग लेट करते हैं टी, उसमें क्या हम लोग जैसे अगर सॉल्यूशन लिखेंगे एग्जाम में तो उसमें टी को लेट करके फर्स्टली डी अपॉन dx आप लिखना चाहें उसके बाद डी अपॉन dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप दिखाना चाहें उसको शो कर सकते हैं, ठीक है, उसको शो कर सकते हैं। लेकिन हमने बताया ना कि देखिए, एक होता है कि आपने 12th में पढ़ा मैथमेटिक्स, और एक होता है कि अपर क्लास में हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो अपर क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ये मान के चला जाता है कि वो सारे स्टेप्स आपको अंडरस्टूड हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो वो शो कर सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन फाइनली यही चीज़ आएगा। कॉमर्स से बैकग्राउंड रहा होगा तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। किनको मे बी किनको सर कॉमर्स से रहे होंगे उन्हें। अब ये हम अच्छी तरह डिसाइड कर पाएंगे, है ना। सर हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सॉल्यूशन भेजा था, आपने कहा था उसे चेक करके बताएंगे। आपने नेक्स्ट का सॉल्यूशन तो बता दिया, तो उसका नहीं बताया अभी तक। देख लेंगे उसे। ओके सर। तो इसमें जो हमने लिखा वो ये हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं कोई दूसरे क्वेश्चन। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हम जब भी कोई क्वेश्चन बताते हैं तो ये मान के चलते हैं कि बच्चों को बहुत कम आता है और उसको बेसिक नॉलेज नहीं है। तो ये अपने में ही परफेक्ट है कि जो भी हमने शुरुआत से जैसे डिफरेंशिएशन लिया है बहुत ही बेसिक लेवल से बताने की कोशिश की है, वरना इतने लेक्चर्स होते ही नहीं बेटा, अब तक वो ख़त्म ही हो जाता पूरा पूरा डिफरेंशिएशन। और मेहनत तो करनी पड़ेगी उन बच्चों को भी जिनको बेसिक नहीं क्लियर है, वो कई बार देखेंगे। इसीलिए मैंने आपको प्रेफर किया कि आप इन चीज़ों को बार बार देखें। एक बार बताने के बाद वीडियोस अवेलेबल हैं, आप 50 बार देखें, 100 बार देखें। आइए एक क्वेश्चन और हमने लिया है। ये एक फंक्शन है x⁴, इसके ऊपर लगा हुआ है लॉग, और फिर उसके अंत में लगा हुआ है कितना, ये लॉग। तो सबसे लास्ट में देखिए आपका ये फंक्शन आया हुआ है। जो फंक्शन सबसे लास्ट में आता है उसे हम होल्ड कर लेते हैं और इस पूरे फंक्शन को मान लेंगे यहाँ पर t। आई रिपीट, सबसे पहले फंक्शन है x⁴, उसके ऊपर लगा है लॉग, और सबसे अंत में आया है ये वाला लॉग। तो इस लॉग को छोड़कर पूरे को हम t मानेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ हम t किसको लिखें, तो यहाँ हम t लिखेंगे log x⁴n को। तो यहाँ देखिए, अगर हम लिखना चाहें dy/dx तो देखो कैसे लिखेंगे। ये log है और ये पूरा क्या बन गया बच्चों, t। तो ये बन गया log t, और log t का क्या होता है 1/t। तो t ये हमने लिख दिया, इनटू अब जिसे t माना उसे डिफ्रेंशिएट करें। तो आपने देख ही रखा है किसे हमने t माना था, log x⁴n को। और log x⁴n को जब हमने t माना तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x⁴n को तो हम log के फार्मूले से आप बाहर लिख सकते हैं, तो हमने उसको बाहर लिख दिया log x⁴n, और यहाँ आ जाएगा आपका d/dx, और ये हो जाएगा log x। क्यों? क्योंकि आपको एक रूल पता है, log x⁴n मतलब जिसे हम ऐसे लिखते हैं log a⁴n हो तो n पहले आ जाता है और log a ऐसे लिख दिया जाता है। तो हम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया जिसमें हमने लिख दिया, सॉरी ये भी बिगड़ गया, log x। अब बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, अब हम इसे सिंपल से डिफ्रेंशिएट कर दें, n log x⁴n, और log x का आ जाएगा 1/x। अब गौर से देखिए, यहाँ भी हम एक वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, इस n को पहले लिख सकते हैं। तो जब log x⁴n को इस n को पहले लिख देंगे तो आएगा n log x इंटू x। ये n कैंसिल हो गया और आया 1/x log x। दिस इज योर आंसर। तो कहने का मतलब है क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं, आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, दे आर अनलिमिटेड। एक और क्वेश्चन है, शायद ये हमने पहले बताया हो, लिखा है यहाँ पर, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर जैसे लिखा हो कि log x⁴x। तो एक चीज़ ये देखिए और एक चीज़ ये देखिए, इन दोनों में बहुत अंतर है।
इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब ये पूरे की पावर में x है, और इसमें ब्रैकेट नहीं लगा, ये x की पावर है। तो इसे लिखने को तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि होल पावर x है। तो इस सिचुएशन में जो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए, वो हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले बताया जब फंक्शन की पावर एक फंक्शन हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो जब कभी भी फंक्शन की पावर एक फंक्शन होता है तो उस केस में हम लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लॉग बोथ साइड। तो जैसे आप लॉग यहाँ लिखेंगे तो ये x पहले आ जाएगा, x लॉग ब्रैकेट में लॉग x। हमने जो यहाँ किया है वो देख लीजिए क्या किया हमने। एक्चुअली जब हमने दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग लिखेंगे, फिर हम लॉग x लिखेंगे और उसकी पावर x लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे वही फॉर्मूला फिर लग गया, लॉग a और उसकी पावर x। तो x को हम पहले लिख सकते हैं, ये हो गया लॉग और ये हो गया लॉग x। तो वही चीज़ हमने देखिए यहाँ पर लिख रखी है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये तो log y है, सिंपल हो जाएगा। अब एक गौर से देखिए, एक ये फंक्शन है और एक ये दूसरा फंक्शन है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा पहले। तो अब हम यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट करें, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं इसको, तो क्या लिखेंगे? तो आ जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख दीजिए, और इस सेकंड फंक्शन का हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए हमने पूरा का पूरा वैसे लिख दिया है फॉर्मूले को लगाते हुए, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो पहला दूसरा प्लस दूसरा और पहला x का हो जाएगा 1। आइए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर वही फंक्शन ओवर फंक्शन, ये लॉग है उसके ऊपर क्या है? ये लॉग। इस लॉग को छोड़कर पूरे को t मान लेंगे, तो ये आ जाएगा log t। log t मतलब 1/t इनटू जिसे t मानेंगे उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने यहाँ t माना था किसको? log x को। फिर से देखिए log t का हो जाएगा 1/t। log t मतलब 1/t इनटू जिसे t मानेंगे उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये बच्चों सभी लोगों को समझ में आएगा, बस आपको मेहनत करनी होगी, बस इसमें मेहनत की ज़रूरत है और कुछ नहीं। कंसंट्रेशन, मेहनत, और इससे अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती कि आपको हर चीज़ दोबारा देखने को मिले। log x का 1/x होगा और प्लस log, और ये आ गया log x। और आप देख पा रहे हैं ये log इस log के साथ कैंसिल हो गया, तो इक्वल में हम ये क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे log x प्लस log ब्रैकेट में log x। ये हो गया आपका। अब लेकिन ये तो हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर होगा dy/dx, इस y का मल्टीप्लाई इस फंक्शन के साथ हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे y और यहाँ लिखेंगे log x प्लस log ब्रैकेट में log x। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर y को हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी y की वैल्यू थी शुरुआत में। देखिए शुरुआत में y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी log x की पावर x। तो यहाँ हम लिख देंगे log x की पावर x, और पूरा क्वेश्चन आपका ऐसे ही लिखा रहने दिया जाएगा, log प्लस log x। ये आपका आंसर बना। तो ये वाले क्वेश्चन थे जो कि चेन रूल पर बेस्ड थे। तो हमने काफ़ी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बता दिए हैं, आगे आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इतने भी लगा लिए तो ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होंगे, आप ये समझ लीजिए। अब आता है मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है आज का, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसे हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट क्या है और निम्निष्ट क्या है? तो जैसा इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आता है तो भी आप इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि किसी भी चीज़ को बताने से पहले उसका कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है x² + 2x + 4। मान लेते हैं ये एक फंक्शन है हमारे पास, कोई भी एक फंक्शन हमने ले लिया और इस फंक्शन को हमने एक ग्राफ पर प्लॉट किया। ये हमारा ग्राफ है, ये x है y,
और सपोज करिए वो ग्राफ ऐसे आया, ये आया ग्राफ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पीक पॉइंट हैं, ये पीक पॉइंट, ये वाला पीक पॉइंट, इनको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? मैक्सिमम। और आप देखिए ये लोअर है। क्यों इनको लोअर बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए इधर क्या रन करता है, इधर x की वैल्यू रन करती है। सपोज कर देखिए आप यहाँ पर x की वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पर a है, a1 है, और यहाँ पर x की वैल्यू है मान लेते हैं a2, और यहाँ x की वैल्यू मान लेते हैं a3। ठीक है, अब जरा आप गौर से देखिएगा, ये है y की वैल्यू। अब आप ये तो जानते हैं कि यहाँ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 बढ़ते हुए जा रहा है, ये भी बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो आप देखिए जब हम x की वैल्यू a1 रखते हैं तो y का मान कितना निकलता है? इतना, मतलब कम निकल रहा है। लेकिन जैसे ही हमने x का मान a2 रखा, अब y का मान कितना आएगा? इतना, यहाँ पर। तो आप कह सकते हो कि सर a1 रखने पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कम है, और a2 रखने पर इसमें इस फंक्शन मतलब y की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो बहुत ये बात तो क्लियर हो गई कि a1 पर y की वैल्यू कम है और a2 पर y की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा हम a3 पर चलते हैं। तो आप बोलेंगे सर a3 पर y की वैल्यू कम है, लेकिन किससे कम बोलेंगे? हम इससे तो कम बोलेंगे, लेकिन इससे क्या बोलेंगे? ज़्यादा। तो आप देख पा रहे हैं कि कई ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर केवल 2 ही पॉइंट होते तो निस्संदेह एक कम और एक ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ पर हम कई पॉइंट मिलेंगे। जितने भी नीचे ग्राफ के होते हैं उनको बोलते हैं लोकल मिनिमम पॉइंट। इनको एक नाम दिया जाता है लोकल मिनिमम पॉइंट, इनको बोलते हैं लोकल मिनिमम पॉइंट। और अगर ढेर सारे ये मान हैं तो इनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम पॉइंट। सबसे पहले तो ये समझिए कि मतलब हम x का जो भी मान रखते हैं उसके लिए y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलती है। अगर y की वैल्यू उस पर्टिकुलर x के लिए सबसे ज़्यादा हो तो हम उसे बोल देंगे कि इस मान पर फलन जो है वो सबसे मैक्सिमम है, मतलब उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ये इसका पहला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसमें डिफरेंशिएशन के रोल को बताते हुए समझाते हैं कि क्या इसमें डिफरेंशिएशन का रोल आता है। आइए फिर से उसी चार्ट को फिर बनाते हैं। और यहाँ हमने लिखा y इज इक्वल टू एक फंक्शन है, मान लेते हैं fx, और इसका जो चार्ट गया वो ऐसे गया। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट ये देखा, इस पॉइंट पर अब थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया, इसको सीधा कर लेते हैं। बदल गया ये रहा। देखिए मान लेते हैं एक ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है, ये गया ग्राफ, ये वाला गया और ये गया ग्राफ। और ये ग्राफ किसका बनाया है? कोई भी एक जनरल फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू, इधर है x और इधर है y। अब हम केवल 2 पॉइंट लेंगे, एक a1 लिया और एक पॉइंट हमने क्या लिया? a2। अब जरा आप ध्यान से समझें इस कॉन्सेप्ट को। देखिए a1 इस पॉइंट पर जब वैल्यू x की, जब x का मान a1 था तो आप देखिए जो y की वैल्यू निकली हम मान लेते हैं वो b1 है। जब x की वैल्यू a1 थी तो y का मान कितना आया? b1। और ये b1 क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। ये b1 तो मिनिमम वैल्यू होगा। अब जरा गौर से देखिएगा, हम x a1 के मान को थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, यहाँ तक हम पहुँचे, तो अब देखो ये मान कहाँ पहुँच गया? ऊपर पहुँच गया कि नहीं? और अगर हम a1 की वैल्यू को थोड़ा सा घटा दें तो अब जरा देखिए खास बात, ये मान फिर ऊपर पहुंच गया कि नहीं? इससे ये पता चलता है कि a1 में अगर बहुत ही माइन्यूट सा चेंज कर दें, मतलब ये माइन्यूट सा चेंज इसको बोलते हैं अपसाइलन, इस सिंबल को नाम देते हैं अपसाइलन। अगर a1 में थोड़ा सा भी चेंज कर दें, मतलब बढ़ा दें, और या a1 से थोड़ा सा घटा दें, तो आप दोनों ही अवस्थाओं में देखते हैं कि y का मान बढ़ जाता है कि नहीं? दोनों ही अवस्थाओं देखिए, यहाँ के लिए ये मान आ रहा है और यहाँ के लिए ये मान आ रहा है, जबकि a1 के लिए मान कितना आ रहा था? b1। तो आपने एक चीज़ देखी कि जैसे ही हम थोड़ा सा मान x का बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, वैल्यू जो है y की वो बढ़ जाती है।
इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर हमें डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हुए बताना है तो वहाँ हम देखेंगे। अच्छा, ये चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गई बच्चों कि जैसे एक फिक्स पॉइंट पर इसका मान अगर मिनिमम है तो थोड़ी सी भी वैल्यू अगर इसकी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होने लगेगा, मैक्सिमम मान। यहाँ क्लियर हो गई कि नहीं बात ये? यस सर। चलिए, और कोई बच्चे भी रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक खास बात देखें, मैं क्या बताने जा, x का मान हमने a2 रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो हमने बढ़ाया तो a2 में अपसाइलन थोड़ा सा मान बढ़ा दिया, और ये हम थोड़ा सा घटा भी दें, a2 में माइनस अपसाइलन। जब बढ़ाया तो ये वैल्यू देखिए यहाँ आ गई, और जब घटाया तो ये वैल्यू यहाँ आ गई। अब दोनों में खास बात देखिए, इस पीक पर मान सबसे ज़्यादा है, लेकिन घटाने पर और बढ़ाने पर दोनों पर ही अवस्थाओं में मान देखिए कम आ रहा है कि नहीं भाई का। इससे ये पता चलता है कि जिस वैल्यू पर आप x के जिस वैल्यू पर कह रहे हैं मैक्सिमम है, उसी वैल्यू में अगर हम थोड़ा सा कोई मान ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू घट जाती है। आई रिपीट माई वर्ड, मिनिमम वैल्यू की कंडीशन में अगर हम x में मान को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू बढ़ जाती है, और मैक्सिमम की कंडीशन में x में मान को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू घट जाती है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा का। अब एक और थर्ड इसमें फेज में आएंगे। आपने पहले पढ़ा होगा या मैथ्स के जो स्टूडेंट उन्होंने पढ़ा होगा कि जैसे ये कर्व है और कर्व में एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को छूते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। ये लाइन कहलाती है टेंजेंट। तो ये टेंजेंट जितना एंगल बनाती है एस एक्स से, अगर हम इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। हालांकि ये सब अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप तब भी आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। इंक्लिनेशन बोलते हैं, और इसका 10 में जो मान होता है उसे हम स्लोप बोलते हैं। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, एक्चुअली इस पॉइंट पर मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका x1 y1 और ये फंक्शन है आपका कोई कर्व है y=f। अगर हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, जैसे हमने ये डिफ्रेंशिएट कर लिया, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये मान अगर हम उस फंक्शन में रखें तो जो निकलता है उसे हम बोलते हैं स्लोप। आई रिपीट, मान लेते हैं कोई आपके पास इस तरह का एक फंक्शन है और मैंने कहा 2,1 पर इस कर्व के 2,1 पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं उसका स्लोप बताइए। तो उसको स्लोप निकालने के लिए हमें कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें सिंपल सा इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। वो आएगा 2x + 2 और हम इसमें इनके मान रख देंगे। तो जहाँ x होगा वहाँ 2 रख देंगे और जहाँ y होगा वहाँ 1 रख देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर y तो है नहीं, तो x की जगह पर ही हम 2 रख देंगे। तो 2 + 2 = 6। तो इसका मतलब उसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ये जो दो बातें हमने आपको बताई हैं, ये दो बातें इनमें यूज़ होती हैं। अब जो थर्ड स्टेप हमारा होगा उसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक्चुअल में हम यूज़ क्या करते हैं। जब हम क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो उसके 4 स्टेप्स करने होंगे। मतलब अगर क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है तो वी नीड टू सॉल्व 4 स्टेप। हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन basically it involves 4 step. We can say it is a 4-step process method. सबसे पहला स्टेप देखिए, आपको एक फंक्शन दिया होगा, इस तरह का कोई एक फंक्शन दिया होगा। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 में आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये याद कर लीजिए हमेशा के लिए। सबसे पहला आपका क्या काम होगा, स्टेप 1, जिसमें आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में आप लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम के लिए कंडीशन क्या है? तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए कंडीशन जो होती है वो dy/dx 0 होनी चाहिए। आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? dy/dx बराबर दिस वन। सेकेंड स्टेप क्या होगा? कंडीशन क्या है मैक्सिमम मिनिमम की? dy/dx 0 होना चाहिए। थर्ड स्टेप में आप dy/dx इसमें रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो जैसे अगर हम इसमें रख दें तो x का मान कितना आएगा? -3/2। ये हो गया आपका। ये किसके लिए हमने निकाला? हमेशा याद रखिए, सबसे पहला स्टेप आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, सेकंड स्टेप में आपको कंडीशन लिखनी होगी, थर्ड स्टेप में जो dy/dx निकला उसको 0 करके x का मान निकालना होगा, और फोर्थ स्टेप में आपको इस 1 को फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। d2y/dx इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखिए 2 आ गया। और इसी स्टेप में हम जो भी x का मान निकालते हैं वो यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे x का मान यहाँ कितना निकला था? -3/2। अब अगर हम x का मान इसमें पुट करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ तो सर x है नहीं। मान लीजिए यहाँ x होता, मान लेते हैं ये x है, मान लेते हैं अगर यहाँ x होता तो हम इसी x की जगह पर क्या पुट कर देते? -3/2, और ये आ जाता -3। हमने इसी x की जगह पर -3/2 पुट कर लिया और कितना निकला? -3। अब इम्पॉर्टेंट स्टेप बच्चों, अगर ये वैल्यू माइनस आती है तो इसका मतलब हो गया कि जो फंक्शन है, फंक्शन मिनिमम, वो फंक्शन मैक्सिमम एट x = -3/2। फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। देखो माइनस वैल्यू निकलने पर फंक्शन मैक्सिमम होता है, और अगर यहीं पर फंक्शन मिनिमम हो जाता, कब? अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू निकलती। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ रूल में कि अगर d2, इससे रिलेटेड जो देखिए मैंने d2y/dx रखा और मान लेते हैं वैल्यू यहाँ आई पॉजिटिव। कब ये वैल्यू देखेंगे? जब हम x का मान यहाँ रख देंगे, कुछ भी रखेंगे और वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अभी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप केवल इतना आप समझ लीजिए कि जब हम dy/dx करते हैं, d2y/dx² करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप तुरंत लिख देंगे मिनिमम, और अगर वही नेगेटिव आती है तो तुरंत ब्रैकेट लिख देंगे मैक्सिमम। बस ये 2 बात ध्यान रखिए, प्लस आने पर मिनिमम बोलेंगे, माइनस आने पर मैक्सिमम बोलेंगे। और मैक्सिमम मिनिमम केवल इसकी वजह से बोला जाता है, ये स्लोप की वजह से, स्लोप की वजह से ही मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम और इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, वरना आप कहेंगे कि ये बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट है, और हमें तो मैंने पहले बता रखा है कि हमें वही सीखना है जो आपके कोर्स में है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। अब जिसको और सीखना हो तो बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ से वो सीख सकता है जाके, जितना चाहे उतना वो सीख ले, सीखने की कोई सीमा नहीं है, इट इज़ अनलिमिटेड। तो इस बात के साथ हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आप और क्लियरफाई कर सकें कि वास्तव में ये क्वेश्चंस कैसे हल होंगे। तो एक सबसे छोटा सा हम क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा सकें। तो आइए, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। क्वेश्चन है x³ x² - x + 1, और हमें पूछा जा रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्या हमें फाइंड आउट करना है बच्चों? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और आपको एक फंक्शन दे रखा है। अब आप ये जानते हैं इसका ग्राफ कुछ ऐसा कहीं घूम के हो रहा होगा, पता नहीं कैसा है ग्राफ, आई डोंट नो, लेकिन बिना हम ग्राफ बनाए हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी और कितनी मिनिमम वैल्यू होगी। चूँकि हमने आपको बताया कि इट इज़ ए 4 स्टेप प्रोसेस, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा उसके लिए आप लिखेंगे x³ + x² - x + 1,
और इसे हम सिंपली क्या कर देंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर 2x माइनस 1। अब बताइए, अगर आपको पहले वो डिफ्रेंशिएशन ना बताए गए हों तो आप ये समझ ही ना पाएँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उन वीडियोस को, पुरानी चीज़ों को बार बार देखते रहिए। और जितने भी बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, इन सब का पेपर पहली बार में ही निकल जाए, आप जान लीजिए। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमने आपको बताया था, स्टेप 2 में क्या लिखा था, कंडीशन। कंडीशन किस बात की बच्चों, कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा होने की, वो होती है डी/0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसे आप जानते हैं हम फैक्टर करेंगे इसका फैक्टर करना आपने सीखा होगा, हमने तो नहीं बताया, लेकिन इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आपको पता होगा। तो ये आ जाएगा 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ लिख देंगे 3x, ये x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये हो गया x प्लस 1 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 1/3। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे कितनी वैल्यूज़ निकली, 2 वैल्यूज़ निकली। मतलब इस मान पर जो आपका फंक्शन है वो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, और इस मान पर वो फंक्शन आपका मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तो मैंने आपको बताया पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, डिफ्रेंशिएट करने का। सेकंड स्टेप क्या होगा, वैल्यू निकालने का। अब आते हैं अपने थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैंने आपको बता रखा है, पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट करो, सेकंड स्टेप वैल्यू निकालो, थर्ड स्टेप फिर से डिफ्रेंशिएट करो। तो हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब इसे हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 6x प्लस 2, 3 2 जा 6 और 2x का 2, 1 का 0। अब फोर्थ स्टेप क्या था बच्चों, फोर्थ स्टेप था कि इसमें हम वैल्यू पुट करें। कौन सी वैल्यू, वही वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली है। जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है हम उसे यहाँ पर पुट करेंगे। तो x इक्वल टू माइनस 1 हम यहाँ वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये 6 आया माइनस 1 प्लस 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आया माइनस 6 प्लस 2 और ये हो गया माइनस 4। हमें इस 4 से कुछ लेना देना नहीं है, हमें इसके साइन से लेना देना है। ये आया माइनस तो तुरंत हो गया मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम मतलब अगर हम पूरी लैंग्वेज लिखें तो हम कहेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू माइनस 1। मतलब इस x इक्वल टू माइनस 1 पर जो ग्राफ होगा वो सबसे ज़्यादा वैल्यू बताएगा y की। इसका मतलब ये होता, तो माइनस पर हम मैक्सिमम बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, जब ये मैक्सिमम हमने पता चल गया कि इस वैल्यू पर फंक्शन का मान मैक्सिमम होगा। आपका फंक्शन क्या था, फंक्शन आपका था x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब ये मान हम इसमें रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वो वैल्यू कितनी थी y की, वो हमें पता चल गई। देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। हम पहले तो पता करते हैं कि x के कितने मान निकलेंगे, फिर हम ये पता करते हैं कि x के किन मानों के लिए ये मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो हमने यहाँ चेक कर लिया कि x इक्वल टू माइनस 1 के लिए ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे -1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -1 प्लस 1। तो ये क्यूब है, सॉरी, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो कुल मिला के यहाँ से जो आपको मिलेगा वो आ जाएगा आपका 2, क्योंकि ये चीज़ कैंसिल। तो आपने यहाँ पता लगा लिया कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। अभी आपको याद होगा, हमें एक मान तो और पता है, वो ये मान है, हमें इसे भी तो रखना है। तो हम इसके लिए भी चेक करेंगे। इसी में हम लिखेंगे d2y/dx स्क्वायर और x इक्वल टू 1/3। किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। 6 ब्रैकेट उन्होंने लिखा 1/3 प्लस 2
और ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 + 2 गिव्स 4। 4 से बच्चों में मतलब नहीं, हमें तो इसके साइन से मतलब है। और ये साइन कितना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बताता है कि जो फंक्शन है, फंक्शन इज मिनिमम एट x = 1/3। x = 1/3 पर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। अब वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी निकाली जाए, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको वो फंक्शन ही लिखना पड़ेगा, x³ x² फिर -x + 1। इसमें ही हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ब्रैकेट में लिखा 1/3 और यहाँ आ जाएगा 1/27, यहाँ आ जाएगा 1/9, यहाँ आ जाएगा 1/3 + 1। और आप सभी जानते हैं इसके कैलकुलेशन को सॉल्व करना, एलसीएम लेना आप सभी को आता है, ये माने। तो आपने देखा कि इस मान पर आपने दो चीज़ें यहाँ पर नोटिस करी कि सबसे पहला काम क्या होगा आपका। आइए फिर से इस क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। आप सबसे पहले तो उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के पश्चात आप उसमें dy/dx को पुट करेंगे। dy/dx जब पुट करेंगे तब आपको वैल्यू निकल आएगी, और जब वैल्यू आ जाएगी तो ये फिर से दोबारा आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, और फिर हम उसमें वो मान रखेंगे क्रम से जो भी यहाँ पर वैल्यू निकलती है। तो x = -1 आया, वो रख देंगे, तो ये नेगेटिव आ गया। x = 1/3, अब नेगेटिव आया, नेगेटिव से क्लियर हो गया कि मैक्सिमम होगा। अब वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? तो जो भी मान निकलता है उसको हम क्वेश्चन में रख देते हैं, जो आपका फंक्शन होता है उसमें रख देते हैं, तो वो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अभी हमने जो सेकंड मान था उसे भी रखेंगे, जैसे ये 1/3 है, ये जो देखिए बच्चों 1/3 है, तो 1/3 को भी हम यहाँ रख देंगे। तो 1/3 को जब रखेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव बताता है कि वो मिनिमम होगा। मिनिमम निकालने के लिए फिर हमने उसी को वैल्यू रखी और वैल्यू सॉल्व करके निकला 22/27। तो ये था आपका मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन। हम कल और इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कल कुछ और अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को बताएंगे। आज हमने इसके कॉन्सेप्ट को बताया, कुछ डिफ्रेंशिएशन के न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो को मैं अभी यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाके आप दोबारा देख सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसके बाद आपको हमेशा के लिए वो चीज़ मिल रही है, तो आप बार बार उसको देखें, हर बार देखें, और आपको समझ में आ जाएगा। पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या आप पूछना चाहते हैं और क्या आप जानना चाहते हैं। अब एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, खुल जाए तो बेहतर है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया बच्चों। आप ये बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिए कि आपको समझ नहीं आएगा। आप पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखिए कि समझ में आपको सब आएगा, बशर्ते कभी कोई चीज़ थोड़ी टफ होती है, कभी कोई चीज़ आसान होती है। तो यही तो बैलेंस होता है। जैसे लाइफ में कभी हैप्पीनेस कभी सैडनेस दोनों चीज़ें होती हैं, तो उसी तरह से पढ़ाई में भी है। कभी इजी टॉपिक आया, गुड, बहुत जल्दी समझ में आ गया, और कभी टफ टॉपिक आया तो फिर उसमें थोड़ा हमें समय ज़्यादा लगा। तो कभी चीज़ें आसान होती हैं, कभी थोड़ा सा टफ हो जाती हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टफ आए तो हमें टफ में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, और इजी में हमें थोड़ा कम एफर्ट करना पड़ता है। देखिए जितने भी बच्चे, आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा ना बच्चों, दिख रहा है? हाँ, देखिए जितने भी बच्चे अटेंड किए हैं सबका देखिए अपने आप आ जाता है यहाँ पर नाम, ठीक है। तो आप, और जो बच्चे
क्विट कर जाते हैं, तुरंत जुड़ के तुरंत बाहर निकल जाते हैं, उनके बारे में भी डिटेल आ जाती है यहाँ पर कि वो कितने समय तक यहाँ पर रहे। एक तो इसमें तो ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए, जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसको हम देख लेंगे और उसका सलूशन आपको भेज देते हैं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को समझ। हाँ बताइए। सर मैंने क्वेश्चन एक सॉल्यूशन भेजा था, आपने कहा था उस सॉल्यूशन को देख के बताएंगे मैथमेटिक्स सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, हमने कहा था, फिर हम भूल गए उसको, फिर आपने अभी याद दिला दिया है, फिर हम उसे अभी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ठीक है, अब आप लोग क्विट करिए, दूसरी क्लास आपके लिए वेट कर रही होगी, है ना। आप लोग क्विट करिए। ओके, वेलकम।